नमस्कार। आप देख रहे हैं द पाइथागोरस क्लासेस और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 9th के मैथमेटिक्स को शुरू किया जाएगा, जिसका पहला चैप्टर होता है, ध्यान से समझिएगा, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के गणित का प्रथम चैप्टर शुरू किया जाएगा। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में क्लास 6 से लेकर के 8 तक जो कुछ भी आप पढ़े हैं संख्याओं के बारे में, उन तमाम तरह के चीज़ों का उपयोग होता है। इसके अलावा बहुत सारी नई जानकारियाँ भी प्राप्त होती है, तो ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। चूँकि यह पहला क्लास हमारा है, तो इस पहले क्लास में इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी रहेगा, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बातचीत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंक से। अंक को डिजिट भी कहते हैं अंग्रेजी में, और अंकों की कुल संख्या हमारे पास 10 है जी। जैसे आप जितना तरह के संख्या सोच सकते हैं, आपके मन में जो भी संख्या आवे, 545, 252, 253, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी संख्या आपके दिमाग में आता है, वो तमाम प्रकार की संख्याएं इन्हीं 10 अंकों से निर्माण होता है। और 10 अंक कौन कौन है? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर करके 9 तक इन सबको अंक कहा जाता है। और इस तरीके से अंकों की कुल संख्या हमारे पास 10 होती है, और इन्हीं 10 अंकों की सहायता से तमाम प्रकार की संख्याओं का निर्माण होता है। चलिए गौर कीजिएगा आगे। संख्याएं, संख्याएं नंबर्स, 1 से लेकर करके अनगिनत तक जो है उसको संख्या कहा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से 10 लाख, 5 लाख, 200, 400, 600, 800, 420, 520, जो भी नंबर्स आपके दिमाग में आ रहा है, वो तमाम प्रकार के नंबर्स उन्हीं अंकों की सहायता से बनते हैं। और इस तरीके से ये सारे के सारे जो है संख्याएं हैं। और यहाँ से एक बात स्पष्ट पता चलता है कि अंक जो है वो सीमित है, लेकिन संख्याएं असीमित है। कहने का अर्थ हुआ कि जिस तरह से पिछले टॉपिक्स में, इसके पहले वाला जो टॉपिक्स था, वहां पे पता चला कि 0 से लेकर के 9 तक अंक है हमारे पास, यानी अंकों की कुल संख्या 10 है। लेकिन संख्या कई गो उन 10 अंकों से बनाया जा सकता है, उसकी गिनती संभव नहीं है। इसीलिए अंक जो है सीमित है, लेकिन संख्याएं असीमित है। संख्या तो ढेर सारा कितना हो सकता है, लेकिन अंक वही 10 गो है। इन संख्याओं को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, और जिसमें सबसे पहला जो है प्राकृत संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से क्लास 5, 6 से ही परिचित हो जाते हैं कि प्राकृत संख्या किसको कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग को, जो गिनती हमारा है, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से लेकर के अनगिनत तक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 का मतलब समझिएगा कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और इसके समूह को n द्वारा दर्शाएंगे। यानी चूंकि देखिए समझिएगा कि प्राकृत संख्या का अंग्रेजी हुआ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल का जो पहला अक्षर है वो है n, और इसी n द्वारा प्राकृत संख्याओं के समूह को, संग्रह को बताया जाता है। अब जैसे n से सूचित करते हैं, तो प्रश्न में कभी भी अगर कहीं पर n लिखा हुआ रहेगा, किस प्रकार से प्रश्न रहेगा उसके ऊपर आगे चर्चा होगी। लेकिन जैसे ही आपको n दिखे, तो n का मतलब समझिएगा कि n जो है प्राकृत संख्या को सूचित कर रहा है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगला समूह है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। बहुत आसान सा डिफिनेशन होता है इसका कि अगर प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को, 0 को शामिल कर ले, तो जो नया समूह बनता है उसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह में, यानी जो गिनती वाली संख्याएं हैं, अगर उसमें 0 को मिला लें,
तो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। यानी पूर्ण संख्या होल नंबर कहाँ से होगा, तो 0 से लेके अनगिनत तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनगिनत तक, इस प्रकार से। और शून्य जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जिस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, उसी प्रकार से सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, 0। अगला फैक्ट यहाँ पे एक है, और इस बात को हमेशा दिमाग में बना करके रखिएगा कि शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। शून्य सिर्फ और सिर्फ 0 ही एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या वो नहीं है। आगे समझिएगा, शून्य के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी रहे वो सब के सब पूर्ण संख्या है। ये है पूर्ण संख्या के अलावा प्राकृत संख्या भी है, लेकिन शून्य एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं। क्लास 9 में एनसीईआरटी के बुक में एक दो ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा, जो प्रश्न यहाँ पे डाला हुआ है, उस प्रश्न पे गौर करके समझिएगा। प्रश्न है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि शून्य जो है पूर्ण संख्या के समूह में है लेकिन प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। तो इसका आंसर यही लिख देना है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य जो है पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। और इस प्रश्न का उल्टा इस तरह से लिया जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 अनगिनत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनगिनत तक। तो 1 2 3 4 यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में जितने सारे संख्याएं हैं वो सब के सब पूर्ण संख्या में तो आइए जाता है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। और पूर्ण संख्याओं के समूह को W द्वारा दिखाते हैं। जिस प्रकार से प्राकृत संख्याओं के समूह को n द्वारा दिखाते हैं, तो पूर्ण संख्याओं होल नंबर्स के समूह को W द्वारा दिखाया जाता है। आगे समझिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो इस तरह से है कि 2 से विभाज्यता के कसौटी के अनुसार प्राकृत संख्याओं के समूह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 से विभाज्यता के कसौटी के अनुसार, यानी कि 2 से कट जाना, 2 से नहीं कटना। कटे के मतलब है भागा देने पर। अगर 2 से भागा लगाया गया तो जो संख्या पूरा पूरा कटता है तो वो दूसरा कैटेगरी में, और जब 2 से भागा लगाया गया तो पूरा पूरा नहीं कटता है तो दूसरा कैटेगरी में। तो प्राकृत संख्याओं को जैसे आदमी समझ नहीं पाता है कि सम संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विषम संख्या की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये सब सम संख्या या विषम संख्या जो भी है सब प्राकृतिक संख्या का ही हिस्सा है। यानी जो प्राकृत संख्याएं हमारे पास हैं, 2 से विभाज्यता के नियम के अनुसार उसको 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग है सम संख्याएं, इवन नंबर्स, यानी जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है, 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी, यानी कि पूरी तरह से विभाजित होना, एग्जैक्ट एकदम डिविजिबल हो जाना। तो अगर पूरा तरह से कटता है तो उसको सम संख्या कहेंगे। गौर से इसके उदाहरणों को समझिएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 जो भी इस प्रकार की संख्याएं हैं जो 2 से कट रहा है उसको सम संख्या कहिएगा। और इसका जस्ट उल्टा विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्याएं कहते हैं। तो जितना है 1 3 5 7 9 11 13, यानी 1 3 5 7 9 11 13, ये सब जो उदाहरण है वो विषम संख्या का है, क्योंकि ये सब में मान लीजिए आप अगर 13 में 2 से भागा लगाते हैं तो 13 में 2 से भागा लगाइएगा तो शेषफल 1 बच जाएगा। 11 में आप 2 से भागा लगाइएगा तो शेषफल 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से जिसमें 2 से पूरा पूरा भागा नहीं लगता है, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। और अगर परीक्षा में प्रश्न इस तरह से रहे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 2, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो 1। हाँ, कुछ आदमी कंफ्यूजन में रहता है, जैसे इसके पीछे एक पॉइंट हम बताए थे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। यहाँ पर अगर एक और पॉइंट है कि सबसे छोटी विषम संख्या भी 1 है। तो ये एक अलग चीज है कि सबसे छोटा विषम संख्या भी 1 है और सबसे छोटा प्राकृत संख्या भी 1 है। तो आपको इस बात को दिमाग में बना करके रखे हुए रहना है। और सबसे छोटी सम संख्या है तो 2।
चलिए, और 2 से विभाज्यता के कसौटी के अनुसार से 2 से विभाज्यता का नियम भी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, सभी विद्यार्थी, सभी जो बच्चे हैं शायद लगभग लगभग जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। जो भी संख्या आप दिमाग में सोचते हैं, अगर उस संख्या का इकाई अंक 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे या 0 रहे, तो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। यानी जितना भी सम संख्या है वो 2 से पूरा पूरा कट सकता है। बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पर ले भी रखा है। 246, 968, 312, 400, 526, इन उदाहरणों से साफ झलकता है। जैसे पहला उदाहरण 246 है तो इसका इकाई अंक 6 है। आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, आपको भागा देने उन्हें में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 246 में जैसे 2 से भागा दीजिएगा तो भागफल आ जाएगा 123, यानी पूरा पूरा कट रहा है, यानी ये हो गया 2 से विभाज्यता का नियम का जांच करने का उदाहरण आपके लिए। तो 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे तो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। आगे टॉपिक से समझिएगा बेहतर तरीके से। प्राकृत संख्याओं को ही 2 और भागों में बांटा गया है, और वो बांटा गया है गुणनखंड की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ फैक्टर्स। गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स के आधार पर प्राकृत संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे पहला हिस्सा होता है, सॉरी, यहाँ पे एक आपके लिए एक नंबर टेबल आ रहा है जिसका उपयोग आगे किया जाएगा। पहले आप जो गुणनखंड की संख्या के आधार पर 2 भागों में संख्याओं को बांटा गया उसे समझिए। सबसे पहला भाग है अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्राइम नंबर्स। यानी कि अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसको कहिएगा, तो ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा, स्वयं के अलावा किसी दूसरा संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसा संख्या जो या तो एक से कट रहा है और नहीं तो खुद से कट रहा है, वही अभाज्य संख्या है। और इसके अलावा अगर वो किसी, माने इसके अलावा वो किसी से कटना भी नहीं चाहिए, तभी उसको आप अभाज्य संख्या के कैटेगरी में रख पाइएगा। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब ऐसा संख्या है, अगर इस सब में किसी से भागा लगाने का प्रयत्न कीजिएगा, मान लीजिए कि आप किसी 23 को सोचते हैं, तो 23 में आप ज्यादा करिएगा तो आप 1 से भागा लगा सकते हैं। जैसे 1 दूनी 2, 3 उतारिएगा तो मैंने हो गया 1 तिया 3। तो इस तरीके से चलिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभाज्य संख्याएं का अर्थ होता है कि जो एक और अपने आप से कट गया उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, अन्यथा उसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्या होने का अर्थ ही होता है जो एक से कट गया और अपने आप से कट गया। उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी को सोचिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा जो सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2 है, 2 के बाद आता है 3, तो 3 में आप अधिकतम चाहिएगा तो 1 से भागा लगा सकते हैं। 1 से भाग लगाइएगा तो 3 बार पे 1 तिया 3। इसके अलावा आप 3 में चाहिएगा तो स्वयं यानी 3 से भागा लगा सकते हैं, तो 3 एकम 3 कट सकता है। यानी कि एक ऐसा संख्या आपके दिमाग में आ जाए कि जो अपने आप से कट सकता है और 1 से कट सकता है, तब आप उसको अभाज्य संख्या कहिएगा, तब आप उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। और गुणनखंड की संख्या के आधार पर इसको परिभाषित कीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं यानी एक और खुद, तो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर गुणनखंड क्या होता है, अगर जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल यह समझिए कि ऐसी संख्याएं जो माने जिसका केवल 2 ही गुणनखंड मिले आपको, तो आप उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कैसे, उदाहरण के तौर पे, जैसे बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पे ले रखा है। जैसे 37 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 37 आपको किसी टेबल में नहीं मिलेगा, तो 37 को आप अधिकतम 1 गुना 37 लिख सकते हैं या 37 गुना 1 लिख सकते हैं। 23 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 गुना 23 या 23 गुना 1 लिख सकते हैं। 29 को 1 गुना 29 या 29 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा
कि 29 जो है वो 1 से कट सकता है या स्वयं से कट सकता है, 1 और 29 से। तो यही 1 और 29 जो हुआ, इसका 2 फैक्टर हुआ, इसका 2 फैक्टर हुआ। तो इस तरीके से अगर किसी संख्या के केवल 2 ही फैक्टर, 2 ही गुणनखंड आए तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका उल्टा होता है जी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी न किसी से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी कि समझिएगा बेहतर तरीके से इसको, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी न किसी से पूर्णतः विभाजित होती है, उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो समझिएगा, 2 और 3 ये दोनों तो अभाज्य हो गया, यानी भाज्य संख्या शुरू हुआ कितना से, 4 से। 4 फिर 5 तो माने अभाज्य ही है, तो 4 के बाद 6, तो इसी तरीके से 4 6 8, 8 के बाद 9, 9 चूंकि 3 के पहाड़ा में आ जाता है, 3 तिया 9, 10 12 14 15, ये सब ऐसा संख्या है। अगर आप 18 को सोचते हैं तो 18 1 से भी कट सकता है, 18 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है। यानी एक ऐसा संख्या जो एक और अपने आप के अलावा भी किसी न किसी दूसरा संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। और गुणनखंड की संख्या के आधार पर इसको परिभाषित कीजिएगा तो ऐसे करिएगा कि ऐसी संख्याएं जिनके 3 या इससे अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज़्यादा गुणनखंड रहे, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए 48 एक भाज्य संख्या है। तो 48 को यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड करा है। समझिएगा कैसे, 48 में 2 से भाग लगाएंगे, 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगा देंगे 1। बगल में 48 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिखा भी है। 48 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48, 1 48। तो यहाँ पे 48 के 3 अलग अलग गुणनखंड हैं, 2 3 और 1। समझिएगा कि 2 कितना बार आया ये मायने नहीं रखता है, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि कौन कौन अलग अलग संख्या इसके गुणनखंड में शामिल हुआ। तो जब गुणनखंड में 3 या 3 से ज़्यादा अलग अलग संख्या शामिल हो जाए तो उसको आप भाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहली बात, एक जो है न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। आप सोचिएगा कि जब हमने अभाज्य संख्या को परिभाषित किया, जब हमने भाज्य संख्या को परिभाषित किया, तो इन दोनों कैटेगरी में कभी भी एक का हमने जिक्र ही नहीं किया, एक को कभी भी इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी कि एक को न तो अभाज्य माना गया है और ना ही भाज्य माना गया है। वन इज नाइदर पॉजिटिव नॉर, सॉरी कुछ गलत हम बोल दिए, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक न तो अभाज्य है न तो माने यौगिक संख्या है, न तो भाज्य संख्या है। आगे देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2 है। आप देख सकते हैं पीछे हमने अभाज्य संख्याओं को जहाँ पर परिभाषित किया था, तो अभाज्य संख्याओं के समूह को 2 से शुरू किया था, 2 3 5 7 11 13, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 हो गया। अगर पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगा। जोड़िएगा, 2 3 5 7, 7 के बाद आता है 11, 11 2 अंक में सबसे पहला अभाज्य संख्या है, यानी 11 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेकर 99 तक। 10 से पहले जितना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये सब 1 अंक वाला संख्या है। और जैसे आप 10 तक पहुँचते हैं तो 10 में आता है 1 और 0, तो ये 2 अंक वाला संख्या हो गया। तो जैसे ही 2 अंक वाला हो गया तो 10 से लेकर 99 तक है, तो 10 के बाद आता है 11, तो 11 जो है अभाज्य संख्या है। कहे कि मने
कि 11 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है केकरा में, 2 अंक में। और उसी तरीके से 2 अंक में ही सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 97, क्योंकि 97 के बाद आप जाइएगा 98। तो 98 जो है वो 14 के पहाड़ा में है जी, 14 सते 98। ओकर बाद आता है 99, तो 99 11 के पहाड़ा में है, 11 99। और उसके बाद आता है 100, तो 100 चूंकि 3 अंक में हो गया, यानी 2 अंक में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। 3 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और फैक्ट लिए हैं, एक विद्यार्थी हमसे एक प्रश्न पूछा था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हमने बहुत ही सरल से उसे बता दिया था, क्योंकि हमें पता था कि 3 अंक जो शुरू होता है 100 से लेकर के 999 तक में। 100 जो है हमारा सबसे छोटा 3 अंक वाला है, और सबसे बड़ा जो 3 अंक में है वो वही है 999। 100 अंक में क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों में जो सबसे बड़ा है वो 999 है। तो चूंकि हमसे पूछा कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सर, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम गौर करना शुरू किए। तो हम सोचे कि 3 अंक जो है, 3 अंक के सबसे छोटी संख्या वो तो 100 है। और 100 तो ढेर मैंने ढेर सारा पहाड़ा में चलाता, ढेर सा से कट जाता है, 50 से कट जाता है, 25 से कट जाता है, 10 से कट जाता है, 20 से कट जाता है। तो 100 तो भाज्य संख्या हो गया, लेकिन 100 के बाद 101, तो 101 किसी के पहाड़ा में नहीं है, किसी से वो नहीं कट सकता है। वो कटेगा तो 1 से, नहीं तो अपने आप यानी 101 से ही कटेगा। इसीलिए 3 अंक के जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ वो 101 हुआ। अगला फैक्ट है भाई साहब कि 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। याद कीजिए आप, अभी हम आपको बताएं कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है, यानी कि जो 2 से कटता है उसको सम संख्या कहते हैं आप। यानी 2 4 6 8 10 ये वाला जो समूह है वो सम संख्याओं का समूह है। तो उसमें जो सबसे छोटा है वो 2 है, तो 2 तो सम है ना, इसीलिए 2 को कहा जाता है सम अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य है ये है, लेकिन अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, सम अभाज्य संख्या उसी को कहिएगा। आगे समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 जो है एक ऐसा एकलौता संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य है। और 2 के अलावा जितना भी अभाज्य संख्या आपका है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, सब के सब विषम है। ये वाला बात जो है एकदम गौर करने वाला है। गौर करने वाला बात क्या है कि जितना भी अभाज्य संख्या हमारे पास है सब के सब विषम ही है, सिवाय 2 के। 2 को छोड़ करके जितना भी आपके पास अभाज्य संख्या है वो सब के सब विषम है ना। तो ये सब बहुत ही रोचक जानकारी है जी। अगर जब आप रोचक जानकारियाँ और मतलब बहुत सारा फुलफिल जानकारी, फुलफिल नॉलेज रखते हैं, तो आपका बेस, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ स्ट्रॉन्ग रहता है और आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होती है। आपको इतना डिटेल में सिर्फ और सिर्फ बतलाने का एक ही मकसद है कि आप जब एक्सरसाइज को करना शुरू करें और किसी प्रकार के प्रश्न को देख करके, किसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को देख करके आपके आपका जो मतलब बेस ऐसा हो जाए कि आप किसी प्रश्न को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। बनना या नहीं बनना वो अलग चीज़ है। अगर आपको एक बार प्रश्न समझ में आना शुरू हो जाएगा तो प्रश्न समझ में आने के बाद फिर आपके दिमाग में एक और बात आ जाएगी कि इस प्रश्न को हल करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। विद्यार्थियों के पास गणित के प्रश्नों को समझने और हल करने में 2 ही परेशानी आता है। एक पहली परेशानी कि प्रश्न को समझ नहीं पाना, दूसरी परेशानी क्या होती है कि प्रश्न को हल करने के लिए किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आगे बढ़ें, कैसा अप्रोच लगाएं और कैसा हमारा जो है डायरेक्शन होना चाहिए। तो अगर इन दोनों चीज़ों पर आपने विजय प्राप्त कर लिया, इन दोनों चीज़ों पर आपने विजय हासिल कर ली, समझ लीजिए कि आप अब मैथ के लिए अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, मैथ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आप अपना बेस तैयार कर रहे हैं। और आपका धीरे धीरे बेस स्ट्रांग होते जाएगा और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। और चूंकि कोई चमत्कार वाला चीज़ नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा और सब कुछ आप समझ ही जाएंगे, धीरे धीरे होता है, समय लगता है। तो चीज़ों को समझते चलना है। जो भी कठिनाइयाँ हो, जो भी चीज़ें समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें और मैं
अवश्य उसका समाधान भी करूंगा। चलिए आगे समझिएगा। अब आते हैं भाज्य संख्याओं के कैटेगरी की तरफ। तो भाज्य संख्याओं के कैटेगरी में सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी 4। समझिएगा, अभी हमने बताया एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, माने एक जो है उसको तो आप हटाइए दीजिए, वो चला गया कहीं ससुराल समझिए चला गया। अब बचा 2 व 3, तो 2 व 3 ये दोनों जो है वो दोनों तो हो गया आपका अभाज्य, तो 4 है ना भाज्य है। 4 से भाज्य संख्याओं की श्रेणी शुरू हुई, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एरे में अगर पूछ देगा आपको कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप तुरंत 2 अंक में पहुंच जाइए। तो 2 अंक है 10 से लेकर 99 तक, तो 10 जो है वो तो भाज्य है ही है, तो इसीलिए 10 भाज्य होने का अर्थ है 5 के टेबल में है ना जी, 5 दूनी 10, 2 पचे 10, तो 10 कटिए रहा है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 हो गया। आइए, जो जिन विद्यार्थियों को अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आता है, वो विद्यार्थी इन चीज़ों को बहुत ही गौर से देखेंगे और समझेंगे। मैं भारी भरकम प्रयास कर रहा हूँ कि तमाम चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आए, और बाकी चूंकि हम तो प्रयास ही कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। लैंग्वेज को समझिएगा, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की जो प्रोसेस है, लिखने का जो प्रक्रिया है, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। आइए आपको उदाहरण के साथ हम क्लियर करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि अभी हमने एक संख्या लिया जी, वो संख्या बहुत ही छोटा सा संख्या लेते हैं, 12 ले लेते हैं, और 12 को सर्वप्रथम अगर गुणनखंड करना चाहते हैं तो अभाज्य संख्याओं से सोचना होगा। तो चूंकि अभाज्य संख्याएं हमारे पास है 2 है, जो सबसे पहली अभाज्य संख्या हमारी है वो 2 है। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है चूंकि 5, 5 के बाद आता है 7। तो इस तरीके से आप समझिएगा कि जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो जब गुणनखंड करने की बात आती है, अभाज्य गुणनखंड करने की बात आती है, तो सबसे पहले हम 2 से सोचेंगे। तो जैसे ही भाई साहब आप इसमें 2 से भागा लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 छक 12। इसी तरीके से फिर से आप 2 से भागा लगाइएगा तो हो जाएगा 2 तिया 6, और 3 को मैक्सिमम आप चाहिएगा, तो चूंकि 3 लगेगा नहीं, चूंकि 3 अभाज्य संख्या ही आ गया, तो ज़्यादा करिएगा तो 3 एकम 3 लिख दीजिएगा। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और 12 एकम 12। एक लिख भी नहीं सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो अलग चीज़ है। क्योंकि आपको, अगर जो विद्यार्थी बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि एक जो है ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या में गुना करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी तरीके से 12 को आप लिखे 2 गुना 3 गुना 2, तो यहाँ पे समझिएगा कि 12 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रकट किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिखा। अब समझिएगा यहाँ से, अगर कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास आ गया 108। 108 को सर्वप्रथम आप 2 से लगाइएगा, हो जाएगा 54 दूना 108। 2 से फिर से लगाइएगा, 27 दूना 54। 3 से आप लगाइएगा फिर, चूंकि 27 3 के टेबल में आ जाता है, 3 नमा 27, और चूंकि 9 बच गया था हमारा, 9 को आप यहाँ लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 108 को आप लिख सकते हैं कैसे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। तो यहाँ पे 108 को जो हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आज के बाद से जब भी कोई व्यक्ति आपको पूछे कि अभाज्य गुणनखंड का क्या अर्थ होता है, तो आप यही बताइएगा कि अभाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया, भाज्य संख्याओं को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। चलिए, अभी तक भाई साहब हमने संख्याओं का सिर्फ और सिर्फ दो ही कैटेगरी पढ़ा है, एक सबसे पहला प्राकृत संख्याएं और एक पूर्ण संख्याएं। अब आप कहिएगा कि सम और विषम और रूढ़ और यौगिक ये सब आप कहाँ से कर रहे थे? तो हमने आपको बताया था कि जो सम संख्या है वो कुछ नहीं है, सम और विषम, वो प्राकृत संख्याओं को ही दो भागों में बांट दिया गया है। और किस आधार पर? तो दो से कटने के आधार पर, दो से विभाज्यता के आधार पर। और रूढ़ और अयौगिक जो है, यानी भाज्य और अभाज्य संख्याएं हैं, ये जो है गुणनखंड की संख्या के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। किसको? प्राकृत संख्या को ही। अब हम संख्याओं के तीसरे कैटेगरी में चलते हैं, जिसको कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे। पूर्णांक इंटीजर्स किसे कहा जाता है? तो यहाँ से एक नए प्रकार की संख्या हमारे सामने उत्पन्न होगी, जिसको कहा जाएगा ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। यानी अभी तक जितना संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, जो भी हमारे दिमाग में सब आ रहा था, वो सब के सब जो था धनात्मक संख्या था, सब के साथ प्लस का चिन्ह होता था। यानी नहीं कुछ तो संख्या के आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता था। अब जो है पूर्णांक को इस तरह से परिभाषित करिएगा आप, सभी धनात्मक संख्याएं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याएं, ऑल नेगेटिव नंबर्स और शून्य का समूह पूर्णांक कहलाता है, जिसे जेड द्वारा सूचित करते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित करते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा जी? डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से माइनस वाला भी इधर अनगिनत तक और इधर प्लस वाला भी अनगिनत तक, और जीरो जो है मिडिल वैल्यू है, जीरो जो है बीच का आदमी है। समझिएगा, यहाँ से इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट को हम बताएंगे। अभी आप समझिएगा कि शून्य जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा एवं सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। आपको ध्यान से समझना है यहाँ से फैक्टों को। जैसे अगर आप 2 और 0 में कंपेयर करते हैं तो आप आसानी से कहिएगा कि सर 2 बड़ा है, सर 2 बड़ा है। इसी तरीके से अगर आप 11 और 13 में कंपेयर करते हैं तो आप आसानी से कहिएगा कि सर यहाँ 13 बड़ा है। अगर मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं -2 और -3 को तुलना करने के लिए, तो यहाँ से समझिएगा कि जिस संख्या का नेगेटिव, जिस संख्या के साथ नेगेटिव साइन रहे, जिस संख्या का साइन ऋणात्मक रहे, तो जो संख्या आपको बड़ा दिखे वही छोटा होता है। -3 का अर्थ होता है कि वो संख्या रेखा पर, जिसकी चर्चा मैं अगले भाग में करूंगा, संख्या रेखा पर 0 से 3 इकाई पीछे है। और -2 का अर्थ होता है कि वो संख्या रेखा पर 2 इकाई पीछे है। यानी कुल मिला जुला करके अगर आपको ये सब बात नहीं समझ में आता है, तो आप गांठ बांध करके दिमाग में रखिए कि जकरा में माइनस लगल है और जे ज़्यादा है वो जो है छोटा होगा। यानी -2 और -3 में तुलना कीजिएगा तब -2 जो है वो बड़ा होगा। आइए इसको हम ऐसे करके समझाते हैं कि -2 और -3 के मतलब माइनस के माने होता है कर्जा। यानी कि एक आदमी के ऊपर 2 रुपया कर्जा है, एक आदमी के ऊपर 3 रुपया कर्जा है, तो जकरा ही कम कर्जा है वो ज़्यादा कर्जा वाला से तो बड़े ना हुआ जी। मान लीजिए आप और हम तुलना कीजिए, आपके ऊपर 100 रुपया का कर्जा है, हमारा ऊपर 200 रुपया का कर्जा है, तो आप कहिएगा क्या कि सर आपके ऊपर तो 200 रुपया का कर्जा है, हमारा ऊपर तो 100 रुपया का कर्जा है, तो आपको चुकावे में 200 रुपया लगी, जिसका सोचे पड़ेगा, 100 रुपया तो हम तुरंत ही चुका देंगे। कुल मिला जुला कर करके कि जिसके ऊपर नेगेटिव साइन रहे, जो आपको दिखता है बड़ा, वो असल में छोटा होता है, वो असल में वास्तव में छोटा होता है। फिर से गौर कीजिएगा, अगर जीरो और -11 में तुलना किया जाए, तो 0 -11 में तुलना कीजिएगा तो फिर कहिएगा कि सर 0 बड़ा है। एकदम वही वाला बात है, आपके ऊपर 11 रुपया के कर्जा है, हमारे यहाँ रुपया पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस हम है, लेकिन कर्जा उर्जा तो नहीं ना है जी। कर्जा नहीं है मतलब हम जो है वो बड़ा है। तो 0 -11 में -11 बड़ा है। और कुछ विद्यार्थी इन चीज़ों से बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन खैर
यहाँ से हमारा मकसद था चीज़ों को समझा देना और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करना। आप समझिएगा यहाँ से कि पूर्णांक तक हमने आपको समझाया और पीछे यहाँ पर पीछे यहाँ पे जो हमने बताया था कि एक टेबल है, ये टेबल हमने लिया था आपको सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए कि आप 1 से लेकर के 100 तक में आसानी से माने अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इन सब चीज़ों की जांच कर सकें। जैसे गौर कीजिएगा, आप जीरो को कहते हैं तो जीरो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। आप एक को कहिएगा तो एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। जीरो क्या है? तो जीरो जो है एक पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है या सबसे छोटी विषम संख्या है। 2 जो है पहला भाज्य, 3 जो है पहला भाज्य, 4 इसी प्रकार से भाज्य है, 4 इसी प्रकार से भाज्य है, 6 इसी प्रकार से भाज्य है, 8 भाज्य, 9, 10, 12, 14, 15, 16। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ों को कर करके घर में देख सकते हैं। घर में करके देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं चलता है, आप 1 से लेकर के 100 तक गिनती लिखिए और उसमें से जो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है उसको गोला लगाइए, जो नहीं है उसको माने उसके ऊपर सोचिए। इन तमाम चीज़ों को करने से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक नई प्रकार की चीज़ें आती है और आप उन चीज़ों के प्रति अधिक से अधिक सोचते हैं। तो संख्या पद्धति चूंकि हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं, अब इसको भी कंटिन्यूअस करते रहेंगे। और जो विद्यार्थी अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो त्रुटियां हैं उसके बारे में अवश्य जानकारी दें ताकि मैं उसे सुधार करने का प्रयास कर सकूं, और शेयर भी करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें ताकि लोगों के पास जानकारी प्राप्त हो सके और इस मुहिम में अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल के बारे में आप जानकारी पहुंचाएं। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद। और इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से संख्या रेखाओं पे अलग अलग प्रकार की संख्याओं को दिखाया जा सकता है।